जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो इस सीरीज में हम क्या कर रहे थे, टेंस पढ़ रहे थे। कितने दिन बचे? 22 दिन बचे एग्जाम को हमारे, है ना। सिर्फ 22 दिन है हमारे पास पढ़ने के लिए, फिर एग्जाम है हमारा। तो टेंस जो है मैंने बता दिया था, कुछ बेसिक्स बता दिया था आपको। जो जो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा हमसे उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो ये सारे नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम क्या पढ़ने वाले थे, स्ट्रक्चर्स वगैरह तो मैंने कल समझा दिया था, कुछ बेसिक बातें समझा दिया था। आज हम करने वाले हैं इसके कुछ स्पेशल रूल्स जिसके कारण हम टेंस पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिनट रुकिएगा। चलो, यहीं पे ही होना चाहिए यार। मिल गया। चलो देखते हैं। देखो, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ, क्या है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ टेंस। कि टेंस जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हमको पता होनी चाहिए, जहां से हमको एग्जाम में क्वेश्चन वास्तव में पूछेगा। इसके पहले जो भी कल मैंने बताया था वो सारे स्ट्रक्चर्स है जो आपको पता होना चाहिए टेंस को पहचानने के लिए। आज हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमको और पता होना जरूरी है जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो देखो, पहला रूल है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोलो इसको। यदि किसी सेंटेंस में डेली, रेगुलरली, एवरीडे, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स हो तो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका लॉजिक भी समझेंगे हम। तो ये रूल है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो एक चीज समझो, यहाँ बोल रहा है क्या, वर्ड्स एवरीडे या डेली या रेगुलरली एटसेट्रा, जो भी वर्ड्स लिखे हैं वहां सारे हुए लिखे हैं। एक और लिख देता हूं, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक, यानी एक महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार। वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में दो बार, थ्राइस अ वीक लिख दूंगा सप्ताह में 3 बार। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है इसका, और जितने भी वर्ड्स हैं उनके सबके मीनिंग अभी मैं बता दूंगा। तो ये अगर वर्ड आए तो सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में होगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, मैं ये बोल रहा हूँ इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है, दोनों चलेगा। क्यों होगा ये मैं बताता हूँ। अभी आप 12th पास करके आ चुके हैं, ठीक है, और आप रोज मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आप रोज मेरी वीडियो देखते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि आप मेरी वीडियो कब देखते हो, तो आप बोलोगे सर हम आपकी वीडियो रोज देखते हैं, वी वॉच योर वीडियोस एवरी डे। ठीक है, वी वॉच योर वीडियोस एवरी डे। सर हम आपकी वीडियो हर दिन देखते हैं। ठीक है, और जब आप स्कूल जाते थे तो मैं पूछूं तुमसे, तुम बताओ स्कूल कब जाते थे तुम, तो बोलोगे कि भाई सर हम जब 12th में थे तब हम स्कूल जाते थे, लेकिन कब जाते थे, कितनी बार। तो आप बोलोगे सर वी वेंट टू स्कूल एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते थे। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं था कि कोई संडे वनडे छोड़ देते हैं, बाकी जितने दिन स्कूल लगता था हम हर दिन स्कूल जाते थे, ये मीनिंग होगा इसका। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने पहले ही बताया हुआ है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और यहाँ लगा है देखो एवरीडे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं एवरीडे, डेली, रेगुलरली, ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में ये टेंस आपका होगा, या सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कल मैंने आपको ये चीज समझाया था कि जो भी चीज आपकी रूटीन वर्क में आ जाती है, उठता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, उठता था, खाता था, सोता था, पढ़ता था, ठीक है, ये जो भी रूटीन होता है या आपके जो भी जनरल वर्क होते हैं, वो कल मैंने आपको बताया था कि इन डेफिनिट टेंस में होते हैं। ठीक, जो ये वीडियो, इसके पहले जिसने वीडियो नहीं देखा है वो पहले ध्यान से देख ले, उसमें आपके सारे बेसिक्स बता दिए गए हैं। उसके बाद आप इसको देखें, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपको।
तो कल मैंने बताया था भाई, जहां भी रूटीन या जनरल वर्क होता है वहां पर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ये जो वर्ड लिखे हैं एवरी डे, डेली, रेगुलरली, इनका मतलब समझते हैं। तो देखो, डेली मतलब होता है रोज, रेगुलरली मतलब होता है लगातार या रोज, एवरीडे मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन, रोज, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, वंस अ ईयर साल में एक बार, वैसे ट्वाइस या थ्राइस कर दो, दो बार, तीन बार, ठीक है। सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, स्कार्सली मुश्किल से, यूजुअली अक्सर, ठीक है, यूजुअली मतलब आमतौर पर, ठीक है, जनरली आमतौर पर, ठीक, ऑफ्टन अक्सर। अब ये सारी चीजों का मीनिंग लगभग लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। तो मैं बोलू आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार जाता हूँ, आई गो टू स्कूल वंस अ मंथ, या आई गो टू स्कूल वंस अ ईयर, साल में एक बार, महीने में एक बार जाता हूँ। आई सेल्डम गो टू स्कूल, मैं कभी कभार स्कूल जाता हूँ। आई नेवर गो टू स्कूल, मैं कभी स्कूल नहीं जाता। आई यूजुअली गो टू स्कूल, मैं आमतौर पर स्कूल जाता हूँ, मैं सामान्य रूप से स्कूल जाता हूँ, जनरली। आई ऑफ्टन, मैं अक्सर स्कूल जाता हूँ। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेली, रेगुलरली, ये सारे चीजें है ना, अब ये वर्ड्स है क्या, बेसिकली ये एडवर्ब्स है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स है एडवर्ब्स, और ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये जो भी चीजें यहाँ लिखी गई है, जो भी वर्ड्स है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम की श्रेणी में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एडवर्ब के बारे में एक बार बता देता हूँ कि एडवर्ब ऐसे जो भी वर्ड्स जो हमको किसी नाउन, सॉरी, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जो हमको किसी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो या जो किसी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या कभी कभी पूरा सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या दूसरे एडवर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये टाइम का इंडिकेशन देते हैं। तो जहां भी ये वाले एडवर्ब्स आएंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आएंगे, जब भी ये एडवर्ब्स लगेंगे, आपका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। आप इस सेंटेंस को देखो, ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो ये जो सेंटेंस है, अब बताओ सही है कि गलत है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ही लगा है सब्जेक्ट, ये लगा है ऑलवेज, और ये लगा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये सेंटेंस सही है। वैसे लिखा है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली। देखो, गो टू स्कूल, तो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ क्या लिखा है, डेली, इसका मतलब आपका जो टेंस है वो सही है। अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख कर दूं, ही हैज प्रैक्टिस्ड फॉर द कंपटीशन, ही हैज प्रैक्टिस फॉर द कंपटीशन। अब कोई भी एक वर्ड उठा लो, यहाँ से कौन कौन से वर्ड दिख रहे हैं आपको, एवरीडे, वंस अ वीक, डेली, वंस अ मंथ, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, यूजुअली। चलो, इसमें कोई भी एक वर्ड उठा लो, तो हम उठाते हैं ही हैज प्रैक्टिस फॉर द कंपटीशन ट्वाइस अ डे। ट्वाइस ही बताया था मैंने आपको, ट्वाइस अ डे, ठीक। तो ये सेंटेंस ना सही है कि गलत है, आपको ये पता करना है। सोच लो इसके बारे में, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको ये एडवर्ब्स देखने को मिलेंगे, यहाँ ट्वाइस अ डे है, यहाँ अगर आपको रेगुलरली मिल जाता, या यहीं पर आपको डेली मिल जाता, तो ये जो सेंटेंस बनता ना, जितने भी वर्ड्स वहां लिखे थे, इसको होना चाहिए था इंडेफिनिट टेंस में। अब इंडेफिनिट कोई सा भी, आपको चाहिए इंडेफिनिट, या तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, है ना। अब यहाँ वर्ब देखोगे तो हैज प्रैक्टिस लिखा हुआ हैज प्रैक्टिस्ड यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर तो यहाँ क्या आना चाहिए था, या तो प्रैक्टिसेस, या आना चाहिए था प्रैक्टिस, ठीक। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, या वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आती, ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती। अब एक्चुअली क्वेश्चन पूछेगा वैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, यहाँ लिखा हुआ है ही हैज प्रैक्टिस्ड, उसके बाद मैंने ये वाला हिस्सा हाईलाइट कर दिया। एग्जामिनर क्या करेगा, ये वाला हिस्सा हाईलाइट कर देगा इसमें से। अब वो आपको ऑप्शन देगा और बोलेगा ए, बी, सी, डी। या तो आप इसमें प्रैक्टिस लगाओ, या तो आप इसमें प्रैक्टिस लगाओ,
या आप इसमें लगाओ हैड प्रैक्टिस, या इसमें लगाओ इज प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, आपको ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन के साथ इसको रिप्लेस करना है, या ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन हटा के आपको दे दे नो चेंज या नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ये आपको ऑप्शन में दे दे, तो आप करोगे क्या, पहले वन बाय वन, पहले तो ये देखोगे सेंटेंस अपने आप में सही है या नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन और है नो इम्प्रूवमेंट वाला। तो अगर आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस अपने आप में सही है, तो यहाँ पर हम नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ही हैज प्रैक्टिस, ठीक है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सही बात है। फॉर द कॉम्पिटिशन, यहाँ तक बात सही है, लेकिन यहाँ आकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस अ डे लिखा हुआ है, या यहाँ लिखा हुआ है रेगुलरली, या यहाँ लिखा हुआ है डेली। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेल्डम, ठीक, एटसेट्रा, उसकी पोजीशन होती है अलग अलग। तो ये सब लिखा हुआ है, अब मुझे याद है कि नहीं यार, ये जब ये वर्ड्स लिखे होंगे, ये एडवर्ब्स लिखे होंगे, तो हमारा टेंस जो होना चाहिए था वो एक्चुअली इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए था। तो ये इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। तो ये है तो गलत, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन हमने हटा दिया। अब आएगा क्या, तो हमको ये पता रहना चाहिए, ये वर्ड्स अगर होते हैं तो सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में होता है, और इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, या शैल विल के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसमें हमारे पास कौन से ऑप्शन है, देखो यहाँ इज लगा है, ये तो इंडेफिनिट में यूज नहीं होता, हैड इंडेफिनिट में यूज नहीं होता, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी हमको पॉसिबल लगते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर प्रैक्टिस लिखा है और यहाँ प्रैक्टिस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ ही लिखा है। तो आपको ये बात ही पता होगी, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, यानी ही शी इट या किसी का नाम होता है सिंगुलर, तो ही के साथ में क्या लगता है, प्रैक्टिसेस, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी इसमें, फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए थी, ही प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इसके साथ नहीं लिख सकते हम, ये सिंगुलर वर्ब है। तो देखो प्रैक्टिस तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमने काट दिया, और हमारे पास एक ऑप्शन क्या बच गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रैक्टिस। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसका मतलब क्या है, कि भाई ये जब भी वर्ड्स आपके पास लिखे होंगे ना इतने सारे, तो या तो वो टेंस किसमें होगा, अब ये प्रेजेंट टेंस लिखा है तो इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, इंडेफिनिट टेंस कर देते हैं, इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो हमेशा सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट सिंपल में, या इसी को इंडेफिनिट बोलते हैं, तो या तो ये प्रेजेंट सिंपल में होगा, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, या तो प्रेजेंट सिंपल में होगा, या मोस्टली पास्ट सिंपल में होगा, या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, या तो फिर किस में होगा, कई बार फ्यूचर में भी पॉसिबल है। ठीक है, वो आपके लिए, उसको फिर आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा उसके लिए। चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोल रहा है, जब दो क्लॉज इफ, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, इसके अलावा भी है इफ, बिफोर, एटसेट्रा वर्ड से जुड़े हो। अच्छा ये दो बार लिख दिया है, चलो इसको सुधार लेते हैं। देखो कौन कौन से वर्ड्स मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ यहीं पर। अगर दो क्लॉज इफ, बिफोर, अनटिल, टिल, क्या मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इफ तो है ही, बिफोर है ही, आफ्टर, बिफोर आफ्टर, टिल, अनटिल, ठीक है, एटसेट्रा से जुड़ा, ये दो वर्ड्स और जुड़ेगा। क्या लिखा है इसमें, व्हेन लिखा है, व्हेन नहीं लिखा है, व्हेन, अनलेस, ये वर्ड्स। अगर कोई दो क्लॉज इफ, बिफोर, टिल, अनटिल, आफ्टर, अनलेस, अनलेस तो लिखा ही हुआ है, आफ्टर, टिल, अनटिल, मैन, ये एटसेट्रा से जुड़े हुए हो। ठीक है, अब ये दो क्लॉज क्या होते हैं, तो क्लॉज की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, किसी क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब ये भी समझ लो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। तो इसका सब्जेक्ट तो हमको पता है सब्जेक्ट क्या हुआ, और प्रेडिकेट में इसके बाद जो भी चीजें आ जाती है वो सारी उसकी प्रेडिकेट कहलाती है। तो ये बन गया आपका एक क्लॉज, है ना। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट वाले सेंटेंसेस, ठीक, क्या कहलाते हैं,
क्लॉज कहलाते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पर एक क्लॉज देखो, एक क्लॉज ये है, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये ही सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया इसकी वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्लॉज क्या हुआ, एक ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट वन था, ये प्रेडिकेट वन था, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट टू और विल हेल्प हिम, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ कितने क्लॉज है, कुल मिलाकर दो क्लॉज है, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट ये हो गया, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट ये हो गया। इसका मतलब एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज, क्लॉज वन ये हो गया और क्लॉज टू ये हो गया, ठीक। ये क्लॉज आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश कर लेना अपने लेवल पे, जैसा भी है एक बार मैं और बता देता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तो क्या कहलाता है, एक क्लॉज कहलाता है, ठीक है। अब इसको देखो, जब भी दो क्लॉज किससे जुड़े होंगे, इफ, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ये सबसे जुड़े होंगे, ठीक। और एक जो क्लॉज हो वो किसमें हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो दूसरा क्लॉज जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पर इफ से दो क्लॉज जुड़े, कौन कौन से, इफ ही कम्स टू मी, आई विल हेल्प, इनको बोला जाता है बेटा कंडीशनल्स। कंडीशनल्स मतलब इसमें हम कंडीशन डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम वैसा करेंगे, या वैसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, मतलब ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, कंडीशंस, ठीक है। देखो यहाँ कंडीशन रखी जा रही है, कंडीशनल्स बोलते हैं इनको। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो कंडीशनल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर ये है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के मेल से बनता है। तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं एक बार। देखो, अगर किसी अगर किसी सेंटेंस में एक क्लॉज इफ से जुड़ा हुआ है या व्हेन, आफ्टर, बिफोर, जिससे भी जोड़ दो, इसके बाद वाला क्लॉज किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर इसके बाद वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अगला वाला क्लॉज डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अगर एक क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा क्लॉज जाहिर है किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। इसी को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, ठीक। ये हो सकता है स्ट्रक्चर इसका कि इफ बीच में आ जाए, यहाँ लिखा हुआ भी है, इफ बीच में आ जाए तो इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। कुल मिला के बात क्या है, देखो, जब दो क्लॉज इफ, बिफोर, टिल, अनटिल, एटसेट्रा से जुड़े हो, ये वर्ड्स ऐड कर ले उसमें, तो इफ, बिफोर, एटसेट्रा वर्ड्स के बाद आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे क्लॉज को किसमें रखा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाता है, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है, तो अभी तक मेरे पास आया तो नहीं है, मैं बता रहा हूं यदि वो फ्यूचर में मेरे पास आता है, अगर वो फ्यूचर में मेरे पास आएगा, अभी तक तो नहीं आया, वो फ्यूचर में मेरे पास आएगा, और अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो दोनों जो घटना है वो फ्यूचर की हो रही है, मतलब वो होगी फ्यूचर में ही, लेकिन उसको हम दोनों क्लॉजेस को किससे जोड़ रहे हैं, इफ के बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट से और इफ के बाद वाले को, सॉरी, दूसरे वाले को किससे, फ्यूचर इंडेफिनिट से। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाता है। एक दो एग्जांपल और देख लो, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर till my father will come। एक सेंटेंस ये आपको पहचानना है इसमें गलती क्या, अनलेस finish, unless finish drops her weight, she
डिस्क्वालीफाइज, ठीक है, शी डिस्क्वालीफाइज। ये दो सेंटेंस, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, कौन सा, कोई भी वर्ड उठा लो इसमें से, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन। चलो इसको देख लो, एक इफ से ही बना लेते हैं। इफ इट विल rain today, we will not go to market, we will not go to market। अब ये आपके पास तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंस आपको ऐसे ही दे देगा एग्जाम में भी, और वो आपको प्रेडिक्ट करने बोलेगा कि बताओ यहाँ पर क्या गलती है, और अगर वो गलती है तो आप सुधारोगे कैसे। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस में गलती है। तो मैंने आपको क्या बताया हूँ कि भाई आप पहले तो यहाँ फिगर आउट करो कि यहाँ कंजक्शन लगा हुआ है क्या, जैसे यहाँ टिल लगा हुआ है, जैसे यहाँ अनलेस लगा हुआ है, जैसे कि इफ लगा हुआ है। अब ये तीनों क्या करते हैं, ये कंडीशनल्स बना देते हैं, कंडीशंस बना देते हैं। और ये कंडीशन बनाते तो कैसे बनाते हैं कि भाई इनके बाद वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और इनके अलावा वाला जो होगा, इनके बाद वाला जो, इनका दूसरा वाला जो क्लॉज होगा वो किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, आपको बताया गया है कि जहां भी एक कंजक्शन लगेगा उसके साथ इंडेफिनिट आ जाएगा। कौन सा वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। चेंज कर दूंगा इसको थोड़ा सा। आपको बताया गया है कि जहां भी कंजक्शन आए तो कंजक्शन के साथ वाला जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसके अलावा दूसरा वाला जो रहेगा वो किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब आपको ये पहचानना है कि पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, ये बोल रहा है मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये लग गया टिल आपका, आपने टिल लगा दिया, कंजक्शन लगा दिया। अब इसके बाद देखो ये तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ना, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, और इधर लग गया टिल। तो इसके बाद वाला किसमें होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन हम टेंस पहचानना सीख चुके हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल तो नहीं लगता, कम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो विल कम की जगह क्या आएगा फिर, माई फादर कम्स। विल कम नहीं आएगा, विल कम क्या होगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसकी जगह हमको क्या चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम माई फादर, फादर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, कम्स। तो यहां पर इसकी जगह, यहां पर ये विल कम की जगह क्या आना चाहिए था, कम्स आना चाहिए था। ओके, चलाए वो आपको समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, यहाँ अनलेस लगा हुआ है, पहले कंजक्शन लगा है, तो हमने पढ़े हैं कि भाई इसके बाद वाला जो क्लॉज रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये कौन किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो अब आप यहाँ पहचानो पहले कि टेंस कौन सा है, टेंस सही लगा है कि नहीं। यहाँ तो ड्रॉप से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ठीक है ये वाला सेंटेंस सही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आप ये वाले सेंटेंस को देखिए, ये वाले क्लॉज को देखिए, इस सेंटेंस के इस क्लॉज को देखिए, शी डिस्क्वालीफाइज लिखा हुआ है, और क्या आना चाहिए था यहाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। डिस्क्वालीफाइज यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो गया, ये जो क्लॉज है ये गलत हो गया। इस क्लॉज को क्या होना चाहिए था, डिस्क्वालीफाइज ना होते हुए शी, शी के साथ लगेगा विल, और फिर डिस्क्वालीफाई, शी विल डिस्क्वालीफाई। ओके, तो ये आपको फिर पता रहना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना। ओके, अगला देखो, थर्ड बोल रहा है कि इफ इट विल रेन टुडे, इफ इट विल रेन टुडे। तो हम ये बात तो हम पहले भी सीख चुके हैं ना कि भाई इफ के बाद वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहिए, और विल तो किस में रहता है आपका, विल रहता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये रहना किस में चाहिए था आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके लिए यहाँ पर रेन और उसमें एस या ये जुड़ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आपको लग रहा होगा सर हर बार तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग रही है, तो ऐसा नहीं है। यहां पर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, फिनिश की जगह मैं कर दूं इसको अनलेस दे। अब ये प्लूरल हो गया, अनलेस दे। ड्रॉप्स की जगह कर दूं मैं ड्रॉप,
इसकी जगह मैं ड्रॉप कर दूं, यहाँ कर दूं मैं देयर वेट, सेंटेंस ही चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ फिर आ जाएगा दे, ठीक, अनलेस दे ड्रॉप देयर वेट, दे डिस्क्वालीफाई, ठीक, दे डिस्क्वालीफाई। अब ये पूरा चेंज करना, मतलब वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया सिंगुलर प्लूरल से डिस्क्वालीफाई। तो अब आप एक बात समझो, अभी भी तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहां पे क्या चाहिए, अभी भी यहाँ पर चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट, तो डिस्क्वालीफाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अभी भी ये फ्यूचर में नहीं है, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमको, विल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये देखो ये मैं कर देता हूँ, विल डिस्क्वालीफाइज। अरे यार, विल डिस्क्वालीफाई ये आ जाएगा। चलिए एक और चीज देखते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। अच्छा ये तो सारी तीनों चीजें दिख के हो गई है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई जब दो क्लॉज किससे जुड़े हैं, इफ, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, ये वर्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर इन क्लॉज सॉरी इन कंजक्शन के बाद आने वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो दूसरा क्लॉज होगा वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो अब आपको टेंस वहां सेंटेंस में पढ़ना पड़ेगा, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा दोनों क्लॉज बराबर लगे या नहीं, जिसका भी टेंस गड़बड़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर टेंस को मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, अच्छा इसके अलावा एक चीज और छूट गई, वो भी मैं बता देता हूं, कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक। कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्यों होता है ये समझो। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है ना वो कभी बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सूरज किधर से निकलता है, पूर्व से निकलता है, हमेशा से निकलता है, आगे भी हमेशा निकलेगा। तो हम ऐसा थोड़ी बोलते किसी भी दिन, पहले ना सूरज पूर्व से निकलता था, आजकल नहीं निकलता, या हम ऐसा थोड़ी बोलते आजकल सूरज पूरब से, अभी सूर्य पूरब से निकलता है और कल परसों से पता नहीं किधर से निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि पहले बोली जाती थी अब नहीं बोली जाती, करंट सिनेरियो क्या है उसका, इंग्लिश पूरे दुनिया में बोली जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि द सन रोज इन द ईस्ट, ये एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आपको पहचानना है कि इसमें क्या गलत है। दूसरा है द सन रोज इन द ईस्ट, द अर्थ revolves राउंड द सन, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ एक दो चीजें और होती है, कोई भी प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब कहावत, और कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब यानी कहावत, और साइंटिफिक फैक्ट, ये हमेशा किसमें होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो यहां मैं एक चीज लिख देता हूं, फॉर्च्यून फेवर्स, फॉर्च्यून विल फेवर द ब्रेव, ठीक है, फॉर्च्यून विल फेवर द ब्रेव। तो अब आपको यह पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस सही है इसमें से और कौन सा गलत है, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो को, एक बार देख लो जो मैंने बताया कि यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब और साइंटिफिक फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। पॉज करके बना लो, मैं समझाता हूं आगे। देखो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और यहां क्या लिखा है, फॉर्च्यून विल फेवर।
तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन विल लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर हो गया, ये पास्ट हो गया, ठीक है, और ये प्रेजेंट हो गया। तो ये वाला सेंटेंस फिलहाल तो गलत। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस फिलहाल सही है क्योंकि ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये फैक्ट हम बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदलेगा। वैसे ही फॉर्च्यून विल फेवर द ब्रेव, नहीं, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव आता है, ठीक है, क्योंकि भाग्य किसका साथ देता है, भाग्य बहादुर का साथ देता है ना, वो कहावत है ना कि भाग्य भी किसका साथ देता है, बहादुर का साथ देता है। तो ये हो गई प्रोवर्ब आपकी। अब यहाँ देखो, सन रोज इन द ईस्ट, तो सन हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे सूर्य ना पूर्व में उगा, नहीं, उगता है रोज, ठीक है, राइजेस। तो यहाँ पर रोज की जगह क्या आ जाएगा, राइजेस आ जाएगा। अब टेंस सही हो जाएगा, ये अभी गलत है, अब सही हो जाएगा, क्योंकि द सन सिंगुलर है, उसके लिए राइजेस लगाते हैं, द अर्थ के लिए रिवॉल्व्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे यस लगता है उसमें। अब फॉर्च्यून, माफ कीजिएगा, देखिए फॉर्च्यून, फॉर्च्यून में विल फेवर, विल फेवर की जगह क्या आ जाएगा, फेवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये अभी क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। हमको फॉर्च्यून, फॉर्च्यून क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब भी कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है, ठीक। अगर किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि सर थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, या सर हमारे बस के बाहर की चीज है, तो ये सारी चीजें मुझे कमेंट में जानने दें, उसके बाद मैं आपके सॉल्यूशंस निकाल पाऊंगा ये सारी चीजों में, ठीक। तो बेसिक बात क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मेरे को मुझे ये आप सॉल्व करके दिखाएं। स्लो एंड स्टडी हैड won the race, ठीक है, स्लो एंड स्टडी हैड won the race। और एक सेंटेंस और लेते हैं हम, ऑनेस्ट मैन, नहीं, एक मिनट, ऑनेस्टी was the best policy, ऑनेस्टी was the best policy, ये दोनों सेंटेंसेस है, इनको ध्यान से देखिए और बनाइए, तो आपको पता चलेगा स्लो एंड स्टडी हैड वन द रेस, नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये होता है, ठीक, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्यों ऐसा होता है, स्लो एंड स्टडी, जो स्लो है लेकिन सतत है, ठीक है, स्लो होने के साथ साथ क्या है, सतत है, लगातार है, वो रेस जीतता है हमेशा। ये कछुए और खरगोश की कहानी, रेस की कहानी का मोरल, मोरल ऑफ द स्टोरी पढ़ते थे हम पहले, उसका, ठीक है। अगला है ऑनेस्टी वॉज द, तो हमने कभी भी वॉज नहीं पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा हमेशा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ देखो, ये इज जो है ना, ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की मेन फॉर्म है, मेन वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैं बता देता हूँ, बी, वॉज, बीन, बीइंग, एम, इज, आर, ये होती है वर्ब की फॉर्म्स। आपको बताया था 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4, इसको आप या तो V1 के हिसाब से ले लो या V5 जैसे भी ले लो। तो ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में, है ना। हेल्पिंग वर्ब में वो अलग आती है, वो मेन वर्ब के पहले आती है, तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, ये जिसको इसमें कंफ्यूजन होगा, आप घबराए नहीं, आपको मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स, उसमें हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। चलो, इसको जिसने नहीं लिखा था एक बार ठीक से लिख के सुधार लेना। देखो, किसी सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट है, वो दीज मोमेंट नहीं है, एट कर देता हूं मैं। वो दिस की जगह, दीज की जगह आप उसको दिस कर लेना, एट दिस मोमेंट। उसका मीनिंग क्या होता है, दीज, दिस और दीज में क्या अंतर है, दिस का सिंगुलर के लिए होता है, दीज का मतलब प्लूरल होता है ना, दीज का प्लूरल के लिए होता है, या करंटली। देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउ, नाउ मतलब किस समय की बात कर रहे हैं, अभी की, ठीक है, वैसे ही दीज डेज का मतलब इन दिनों, यानी अभी जो दिन चल रहे हैं उनमें। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, वर्तमान में,
यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय। वैसे ही दिस मोमेंट मतलब इस क्षण, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय। और वैसे ही क्या लिखा है, करंटली। करंटली मतलब फिलहाल। फिलहाल मतलब कब, जब हम जिस समय में हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी क्या देखने को मिला, ये सभी का मतलब क्या है, अभी, इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बोला है भैया, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं बोलूं अभी हम क्या कर रहे हैं तो आप बोलोगे अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस समय की बात हो रही है अभी, इस मोमेंट की, इस समय की, इन दिनों की, ठीक है, तो ये टेंस कौन सा बनाएंगे, जहां भी ये वर्ड्स यूज हो जाएंगे वहां टेंस कौन सा बनेगा, वहां टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ की जो वर्ब होगी ना, जो भी वर्ब यहाँ होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का ही पूरा टेंस बदल जाएगा, या सेंटेंस का टेंस बदलता भी है तो वो बेसिकली बदलता क्या है, वर्ब बदलती है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं। पूरा खेल कहाँ है इसका, वर्ब में। पूरा टेंस का पूरा खेल है वर्ब में। जैसे ही आप वर्ब पहचाना सीख जाओगे, आप टेंस पहचाना सीख जाओगे। तो अब देखो यहाँ लिखा है दीज डेज, तो इस सेंटेंस को किसमें होना चाहिए था, कंटीन्यूअस टेंस में। देखो यहाँ लिखा हुआ है दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, वो आजकल मिल्क नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, तो दीज डेज मतलब इन दिनों। और ये टेंस कौन सा हुआ, आर नॉट टेकिंग, आईएनजी फॉर्म है, और आर लगा हुआ है, इसके बाद तो नॉट लगता है नेगेटिव के लिए, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला देखो, ही इज रीडिंग नाउ, अभी इज लगा है, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, और ये क्या लिखा है, नाउ। तो जैसे ही नाउ लगा, ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये किसी और टेंस में होता, है ना, यहाँ जो भी वर्ब है, अगर वर्ब किसी और टेंस में होती, क्योंकि वर्ब का ही टेंस चेंज होता है, बार बार बता रहा हूं मैं कि भाई वर्ब टेंस होता क्या है, बेसिकली वर्ब होती है, वर्ब की स्टेट होती है सब्जेक्ट के सापेक्ष, है ना, सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब की स्टेट। ठीक, तो यहाँ देखो, अगर यहाँ वर्ब जो होती वो कुछ और होती, यहाँ जो वर्ब होती वो कुछ और होती, और यहाँ पर नाउ लिखा होता या these days लिखा होता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। यानी इस तरह से क्वेश्चन कहाँ बनाएगा आपको, एरर फाइंडिंग में, एरर सॉल्विंग में। देखो मैं बता देता हूँ आपको। He has not called me now. He was teaching PNST students these days. स्नेहा, स्नेहा taught ने, स्नेहा 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 cooked food for her children currently। ठीक है, अब आप ये सेंटेंसेस देखो और आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है नाउ, यहाँ लिखा हुआ है दीज डेज, यहाँ लिखा हुआ है करंटली, और हमने पढ़े हैं अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट या करंटली, ये वर्ब्स हो। अब ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स भी बेसिकली एडवर्ब्स है ना, ये सारे शब्द क्या है, एडवर्ब। अभी हम सारे जितने वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं सब एडवर्ब है, और ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम हमको बता रही है कौन सा एडवर्ब लगेगा तो कौन सा समय का इंडिकेशन होगा। एवरीडे, रेगुलरली, तो एडवर्ब यूज हो रहे थे। फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब, है ना, सेल्डम, रेगुलरली, फ्रीक्वेंसी के थे, और टाइम के एडवर्ब कौन से थे, दी, डेली, रेगुलरली, ये वाले, सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम थे। तो वहां भी क्या लगा था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाए थे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर हम क्या लगाए थे, मतलब दीज डेज, नाउ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस समय को, अभी के मूवमेंट को। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस हमको जब लगाना है, तो पहले तो ये समझो, अगर नाउ लिखा है तो यहाँ सेंटेंस कौन सा होना चाहिए था, कंटिन्यूअस टेंस का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा है हैज नॉट कॉल्ड, तो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आप इसको रिप्लेस किससे करो, इसको रिप्लेस करो, देखो कॉल का तो हो जाएगा कॉलिंग, ठीक है, ये तो हो गया कॉलिंग, और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, नॉट की जगह नॉट आ जाएगा, लेकिन ही के साथ वर्ब क्या आ जाएगी, इज, तो ही इज नॉट कॉलिंग, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। अब ये सेंटेंस बनेगा, ही इज नॉट कॉलिंग मी नाउ।
वो अब मुझे कॉल नहीं कर रहा है, या वो अभी मुझे कॉल नहीं कर रहा है। अगर इस सेंटेंस को देखो, यहाँ भी these days लिखा हुआ है, ये भी सेंटेंस किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसकी वर्ब होनी चाहिए थी। तो यहाँ देखो, यहाँ टीचिंग तो ऑलरेडी दिया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब गलत है, तो ही के साथ अगेन क्या आ जाएगा, इज। अब देखो, स्नेहा कुक्ड फूड फॉर हर चिल्ड्रन करंटली। तो करंटली जो वर्ड है, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी इस समय को, जिस समय हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर भी क्या होना चाहिए था, कुड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, स्नेहा के साथ आ जाएगा इज। ठीक है, और ये कोड को किस में चेंज कर देंगे हम, कुकिंग में। स्नेहा इज कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन करंटली। तो स्नेहा अपने बच्चों के लिए अभी खाना बना रही है। ठीक है, तो ये टेंस भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में कौन से वर्ड्स दिए हो, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तो ये, और या करंटली, तो ये जो वर्ड्स हैं जो टेंस बनाते हैं, जो टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कौन से टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो आपका ध्यान वहां पर इमीडिएटली जाना चाहिए, और आप उस तरह से एरर को भी सॉल्व कर सकते हो और ब्लैंक को भी फिल कर सकते हो। चलो, अगला है, यदि किसी सेंटेंस में जस्ट या ऑलरेडी या येट का यूज हुआ। अच्छा, पहले तो मैं इसको यही निपटा देता हूँ, एक चीज और। अभी हमने क्या पढ़े यहाँ पर, यदि नाउ, दीज डेज, या एट प्रेजेंट, या दिस मोमेंट, है ना, एट दिस मोमेंट, ये सब हो, तो किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन क्या होगा अगर यहां लिखा हो दोज डेज, और क्या हो अगर यहां हुआ लिखा हो देन। देखो, नाउ का मतलब होता है अब, और देन का मतलब होता है तब, और these या these का मतलब होता है इन दिनों, या देखो, these का यूज करते हैं पास की चीजों को इंडिकेट करने के लिए, this या दिस सिंगुलर के लिए और दिस प्लूरल के लिए, और दूर का इंडिकेशन के लिए, दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए करते हैं हम दैट या दोज का यूज। तो यहाँ पर दोज मतलब उन वो दिन जो जा चुके हैं या हमसे जो दूर हो, या दीज डेज, जब हम दीज डेज यूज कर रहे थे, देखना इसको, यहाँ जब हम देखो नाउ का बात कर रहे हैं, नाउ मतलब अभी, और दीज डेज मतलब इन दिनों। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ जब ये दोज हो जाएगा, दोज मतलब दूर की बात हो जाएगी, तो वो दिन जा चुके हैं, और यहाँ आ जाएगा देन, यानी तब, मतलब ये मोमेंट भी दूर है हमसे। तो दूर क्या होता है हमसे, पास। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में क्या आ जाएगा, देन या दोज डेज, देन या दोज डेज, तो जो सेंटेंस में वर्ब होगी वो किसमें होगी, ये होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में देन या दोज डेज लिखा होगा, तो सेंटेंस की वर्ब किसमें होगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जांपल, स्नेहा इज कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन। यही किया था हमने लास्ट, है ना, इसी को सुधार के लिखा था थोड़ी देर पहले। फॉर हर चिल्ड्रन। ठीक है, अच्छा, इसमें अब इंडिकेशन के लिए एक चीज क्या लगा दें हम, देन, तब। उस समय वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। अच्छा, इसको अगर मैं इज कुकिंग कर दूं, तो इसमें और लास्ट में देन लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, स्नेहा अपने बच्चों के लिए तब खाना बना रही है। तब थोड़ी ही बना रही है भाई, अब बना रही है ना, मतलब वहां नाउ होता तो हम इज लगाते। लेकिन जब हम देन का यूज कर रहे हैं, मतलब वो बात तो चले गई, दूर चले गई वो बात, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बॉस। यहाँ बात कहाँ आ गई, पास्ट में आ गई। वैसे इसको देखो, यहाँ लिख दू मैं दे वर लिविंग इन जापान दोज डेज। दे वर लिविंग इन जापान दोज डेज। तो बताओ इस सेंटेंस का टेंस सही है या नहीं। ठीक है, सोचो इसके बारे में, सेंटेंस का टेंस सही है या नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है दोज डेज, क्योंकि यहाँ दोज डेज लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ की जो वर्ब होनी चाहिए थी वो किसमें होनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस टेंस में। तो कंटिन्यूअस में तो है, लेकिन किसमें होनी चाहिए थी, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगता है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है।
ठीक। हाँ, अगर यहाँ मैं दोज डेज की जगह दीज डेज कर दूं तो अब बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो रही है, तो यहाँ वॉज की जगह वर्क की जगह क्या आ जाता, दे के साथ आर आ जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बारीक बारीक सी डिटेल्स हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में बहुत इजीली और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक, बहुत इजीली बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर लोगे, सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे बस फॉलो करते चलो तो सारी चीजें आपसे बन जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पानी पी लो जरा मैं। अवेलेबल नहीं है अभी, देखते हैं बाद में। चलिए देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस में जस्ट ऑलरेडी या येट का यूज हो तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब ये क्या वाला है इसको समझो। ठीक, इसके अलावा भी है पर हम इतना ही पढ़ते हैं फिलहाल, जस्ट ऑलरेडी और येट। ठीक, तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। ठीक है, और क्या था, ऑलरेडी। यार, और एक क्या पढ़े थे, येट। तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही या पहले से ही, और येट का मतलब होता है अब तक। एक और वर्ड आता है इसमें, स्टिल। ठीक है, स्टिल मतलब अब तक। ठीक, ये वर्ड्स है। तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं ना तो सेंटेंस जो रहेगा आपका किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। क्यों रहेगा ये समझो। बेटा जरा वो एक काम करना बेटा, जरा यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देना इसको, क्या बेटा थोड़ा सा मेरे लिए ना खाना बना देना। तो आप क्या बोलते हैं, पापा यार अब भी तो खाना बनाया, अब भी तो चाय बनाई, अब भी तो इसको साफ किया था, या अब भी तो इसको साफ किया, मतलब वो काम हो गया, है ना। तो ये अभी अभी या पहले ही, अरे वो होमवर्क कर लो अपना, ऑलरेडी कर लिया, मतलब वो काम आप कर चुके हैं। तो जो भी चीज हो गई, जिस भी चीज का आपको कंप्लीशन दिखाना है वो किस में चला जाता है, पास्ट में। येट का मतलब होता है अब तक। ठीक है, और स्टिल का मतलब भी होता है अब तक, दोनों के यूज में डिफरेंस है। मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं अभी। देखो, अच्छा इसकी पोजीशन भी समझो। जस्ट या ऑलरेडी का यूज पहली बात तो किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और कहां होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर जस्ट ऑलरेडी और मेन वर्ब। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि इधर देखो, ये येट तो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ भी है येट का यूज। अच्छा देखो, जस्ट और ऑलरेडी का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं, ये लिखे हुए अलग से। ठीक है, तो पहले ये देखो, आई सब्जेक्ट, जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव, और ये हो गया आपकी मेन वर्ब, और उसके बीच में क्या लगा है, जस्ट लगा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। वैसे ये देखो, ही हैज ऑलरेडी कम, वो पहले ही आ चुका है। ठीक है, ही हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी कहाँ लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, वैसे इसको देखो, ही हैज नॉट कम येट, तो येट का जो यूज है ना, येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और इसकी पोजीशन जैसे जस्ट और येट, जस्ट और ऑलरेडी की पोजीशन थी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, वैसे येट की पोजीशन रहती है सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में मतलब बेसिकली या तो वर्ब के बाद, या अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, या तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे इधर देखो, ही हैज नॉट कम, तो सेंटेंस नेगेटिव है पहली बात, हैज भी लगा है, कम भी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम। इसका मतलब क्या है, पहले सेंटेंस जो है, ये तीनों सेंटेंस, ये एक दो तीन हैज हैव लगा है और सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, कहीं भी जस्ट ऑलरेडी या येट लग गया तो वो सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। साथ ही ये पहले वाले सेंटेंस में येट की पोजीशन क्या है, ये आखिरी में आया है, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में जो कि आपको कल मिलेगा। तो
इतना जो भी मैंने पढ़ाया है इसका जो फीडबैक है आप जल्दी से दे दें कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके लिए इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं होगी, स्पेशली जो आज हमने पढ़ना शुरू किया है इसमें लगभग आपके लिए सब कुछ नया होगा। 12th तक ये सारी चीजें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या आपकी और क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमको इन्फॉर्म करें उसके बारे में, तो हम उस पर काम कर पाएंगे। तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।